Hey, a very good morning, everyone. This is Anshika, and today we will discuss about hybridization. So, ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग जो हम कर रहे हैं पूरी सीरीज उसका लेक्चर नंबर 3 है. तो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज इट इज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. मैम हमने लेक्चर 2 में ही पढ़ी थी. S P D F ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, mixing of atomic orbital of different energies. What do we mean by different energies? देखो, अपनी जो है S की एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग लेवल होता है, P अलग लेवल पे होता है, D अलग लेवल पे होता है ना, F अलग. इन सब की एनर्जीज डिफरेंट होती है. तो इन डिफरेंट एनर्जीज से क्या मतलब है कि भाई हम P से P की हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराएंगे. P ऑर्बिटल के साथ P ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होगी हाइब्रिडाइजेशन में. हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है कि भाई डिफरेंट एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब S से P की मिक्सिंग करा देगा, D से P की मिक्सिंग करा देगा, बट P से P की मिक्सिंग या D से D की मिक्सिंग नहीं कराएगा. इट शुड बी द डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, मीन्स S to P, D to P, D to S, बट P to P नहीं होगा. ठीक है. इट इज अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी. मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी से. एनर्जी को मैं E से रिप्रेजेंट कर दी है ना. डिफरेंट एनर्जी टू हम सेम एनर्जी जा रहे हैं. सेम और इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी. इतनी बात सही है कि हम डिफरेंट एनर्जी से इक्विवेलेंट एनर्जी जा रहे हैं. कि मैम ये तो समझ लिया कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे और डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं करेंगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल पाने के लिए, अब व्हाट आर दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल? क्वेश्चन है ना कि हाँ चलो हमने एटॉमिक जो डिफरेंट एनर्जीज की एटॉमिक ऑर्बिटल तो उनकी मिक्सिंग कर दी और हमें कहीं ना कहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा है जिसकी सेम एनर्जी. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्या? क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल? कि एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. देखो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है पूरे हमने इसे अच्छे से पढ़ा है अपने लेक्चर 2 में. किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही हो सो दे कैन चेक दैट आउट. सो हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम समझते हैं. लेट्स सपोज कि हम कार्बन ले लेते हैं. हम कार्बन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है. मैंने कहा इसे डिवाइड कर लो. ठीक, 2 4. इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. मैंने कहा इसे जरा एटॉमिक ऑर्बिटल में लिखो. तो मैंने कहा लो, ये हमारा S ऑर्बिटल है इसका, ये हमारा P ऑर्बिटल है. मैम P ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसमें 3. S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1. तो मैंने कहा भर दो, 1 2 3 4. इज इट क्लियर? आई होप सो. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज, इसका जरा हम वो कर ले रहे हैं, 1s2 2s2 2p2. तो भाई यहाँ तो S में 2 आएगा और P में भी 2 आएंगे. तो ये हमें दिख रहे हैं S की एनर्जी लेवल अलग है, P का एनर्जी लेवल अलग है. सो वी आर मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा? उसे 2 ऑर्बिटल दिखी. अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? ये क्या करेगा भाई, कुछ स्टेबल नहीं हो पा रहे हम, ये अलग एनर्जी में वो अलग एनर्जी में. एक्चुअली क्या होता है, S और P ना अकेले अकेले बॉन्डिंग नहीं कर सकते, सीधी बात है. अगर इन्हें स्टेबलाइज होना भी अलग अलग है, एनर्जी इनकी हाई है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल. तो ये चाहते हैं कि चलो भाई हम बॉन्डिंग कर लेते हैं, हम भी स्टेबल हो जाते हैं. तो उस बॉन्डिंग के लिए दे यूज हाइब्रिडाइजेशन. अभी क्या करेंगे, चलो हम एक दूसरे से मिल जाते हैं. अब जब ये मिलेंगे
तो इस सेम नंबर की हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, जिनकी सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी। एक ऑर्बिटल इसके पास था, 3 ऑर्बिटल इसके पास थे, तो जब ये मिक्सिंग करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की s और p की, तब ये सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल की हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी, जिसमें सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, इनकी सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी। यहाँ क्या था हाइब्रिडाइजेशन से पहले कि s की इस वाले ऑर्बिटल की अलग एनर्जी थी एंड इन तीनों की एनर्जी अलग थी, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम, इक्विवेलेंट। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक और चीज़ कि मैम हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ एग्जांपल दो। ये तो हमने बस हाइब्रिड ऑर्बिटल पढ़ लिए, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपके s और ये p हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, मतलब कुछ नहीं करना। कितने s ऑर्बिटल मिलाए तुमने, एक। कितने p ऑर्बिटल मिलाए, मैंने कहा मैम px py एंड pz। तो कुछ नहीं करना, हाइब्रिड ऑर्बिटल वही हो जाएगा। दिस इज sp3 ऑर्बिटल, एक s एंड 3 p ऑर्बिटल, दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो दिस इज अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ना एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने अभी भी कहा था कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही क्यों नहीं हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग कर ले रहे। तो इसका रीजन है कि जो s ऑर्बिटल है अकेले कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। सिमिलरली जो p है ये अकेले बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा कि हम कहें चलो p3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ऐसा नहीं होता। बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा अकेले। अरे तुम इसका अलग मीनिंग मत ले लेना कि मैं लिख दूं फिर तुम स्क्रीनशॉट लेके मुझे ही दिखाओ। सीधी बात ये ध्यान रखो कि जो s और p ऑर्बिटल है, कोई और भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अकेले बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। इफ they want to be stabilized, they have to form bond, then they have to make a hybrid orbital। एक बीच का रास्ता है ना, निकालना होगा। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा तुम्हें दिखा देती हूँ, नोट कर लो। 1 2 3। सो आई थिंक ठीक है, अब मैं इसे मिटा दूं। चलो अब इस हाइब्रिडाइजेशन की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि व्हाट आर दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे मिटा देंगे है ना, थोड़ा स्पेस तब भी मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो, अभी ना इसके हम आराम से क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में जो मेनली मैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कराने वाली हूँ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही कराऊंगी, क्योंकि वी आर स्टडिंग दिस हाइब्रिडाइजेशन इन केमिकल बॉन्डिंग। सो अपना इनऑर्गेनिक में ही करेंगे इसको। ऑर्गेनिक में एक अलग सी क्लास बना लेंगे, उसमें कर लेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Characteristics of hybridization। ठीक है, एक बार मैं तुम्हें इसके 3D और वो दिखा दे रही हूँ कैसे। वी नो कि हमारी p ऑर्बिटल ऐसे होती है, दिस इज आवर p ऑर्बिटल। ठीक है, वी नो कि हमारी s ऑर्बिटल ये होती है
ऐसा हमें पता है ना कि ऐसे होते हैं। तो हम एक बार इसकी बॉन्डिंग के बारे में बात कर ले रहे हैं। थोड़ा ऐसा क्लीन बना लेना है ना। ये आपकी हो गई पी, ये आपके एस, ये पी वाई मान लो, इसको पी जेड मान लो, ठीक है। ये आपकी एस ऑर्बिटल है। तो ये है हमारा अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तब यहाँ क्या होगा, एंगल कितना होगा, आपको कह सकते हैं कि हम यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा। अब एक बात बताओ, इतना बॉन्ड छोटा है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिकली हिंडर्ड और स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी तो रिपल्शन क्रिएट होगा, इट विल क्रिएट रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी हाई होगी एंड स्टेबिलिटी ये लूज करते हैं। यही सारी बात हमने कही थी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रही है। तो जब ये अनहाइब्रिड फॉर्म में होता है तो ये स्टेबल नहीं होता। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा इनके लिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है कि आपका 1 सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन करेगा कुछ ऐसा काम, लुक एट दिस। ठीक है, इसने क्या किया, मिक्सिंग कर दी एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब ये देखो, अब ये देखो कि एंगल कितना है, एंगल कहीं ना कहीं 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है। 90 डिग्री सेल्सियस में मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ गया। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस कब हो गई, ऐसे ऐसे लिख दे रही हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस, सो रिपल्शन डिक्रीज हुआ आपका। ठीक है, रिपल्शन डिक्रीजेस, सो सेम एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीज हुई तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इट विल गेन स्टेबिलिटी। सो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन में। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए, नॉलेज के लिए है आपका, तो हमको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी कैसे गेन हो रही है। सो फर्स्ट थिंग वी कैन से दैट, देखो एक चीज तुम लोगों ने इसमें ऑब्जर्व करी, दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव टू अनइक्विवेलेंट लोब। अनहाइब्रिड में तो इक्विवेलेंट लोब थे, इतना ही बड़ा पी का इधर साइड है, इतना ही बड़ा पी का इधर साइड है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल देखोगे तो ये लोब तो बड़ा है एंड ये लोब आपका है छोटा। अंडरस्टूड? सो कांट वी से कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स have two unequivalent lobes like this. देखो इसको ऐसे देख लो, अभी जो हमने बनाया इस तरीके से ही देख सकते हैं। इसको या तो ऐसे देख लो या अपना इससे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। या फिर सबसे अच्छे तरीके से देखो, बहुत इसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लो ऐसे देख लो। सो इट हैव
टू अनइक्विवेलेंट लोब, यहाँ मिरर इमेज मत लगाना कि यहाँ सेम है वहाँ सेम है, नहीं, ये लोब अलग है ये लोब अलग है। सिमिलरली इस ऑर्बिटल में ये लोब अलग है और ये लोब अलग है, ठीक है। सो इसको मैं आगे रफ कर दे रही हूँ। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो अनइक्विवेलेंट लोब होते हैं। सेकंड, कैन वी से कि ग्रेटर लोब greater lobe has more electron density। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आई थिंक ये मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखना चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन की जगह। हाइब्रिड ऑर्बिटल राइट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are directional in nature। देखो इन डायरेक्शनल क्या होता है, अब मैं अगर एस ऑर्बिटल की बात करूँ तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं किधर भी चली जाऊँ कोई डायरेक्शन नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है भाई, मैं इधर से इधर जा सकती हूँ। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी जहाँ तक है। एंड आवर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल form a strong bond, than a unhybrid orbital। मैंने यहाँ क्या कहा कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। कैसे? लेट्स टेक अ लुक। मैं इसको रफ कर दूं, you have 3 seconds, do it। we are talking about the strong bond, ठीक है। I'm going to rough it। हमने कहा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, देखो कंपैरिजन तो अभी हम उससे कर सकते हैं कि अभी अभी हमने जो एग्जांपल दिया था, दैट दिस हैव 90 डिग्री एंगल, इसका बॉन्ड एंगल 90 है, और जब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बनना है तो आपका जो बॉन्ड एंगल है ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। और एक आप हमेशा ही नोट कीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन मोर द हाइब्रिड नहीं कहेंगे, बॉन्ड एंगल is directly proportional to bond strength directly proportional to bond order।
देखो बॉन्ड के बीच का ऑर्डर जितना होगा उतने ही टाइटली बाउंड होंगे, उतना ही स्ट्रेंथ, उन्हें तोड़ने में उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है उतना ही ज़्यादा आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है एंड उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। फॉर दिस मैं आपको इसको एक मिनट इसको नोट कर लिया। चलो इसको हम समझते हैं दैट वी नो सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वी नो sp2 these all are hybrid orbital। ठीक, वी नो sp में 3 बॉन्ड होते हैं लाइक CH sp2 में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है एंड sp3 में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है लाइक NH3। दिस इज द एग्जाम्पल। तो मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी आपकी यहाँ से यहाँ बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ से हमने दो बात समझी कि जितना ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। नहीं समझ आया तुम्हें? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई इसमें। इसको एक बार ज़रा दोबारा से समझते हैं, थोड़े हम उलझ गए इसमें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया सारा, फिर पता चला हलवा बन गया। हलवा नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। थर्ड में हमने क्या लिखा, 1 सेकेंड। थर्ड में हमने लिखा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स form a strong bond। ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। भाई इसमें हमें बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। वी नो कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे वो मत कर लेना हाँ मैम ने बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिखाओ कि फिर कहो कि कहाँ है बुक में, तो ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अभी हमने ये तो समझा ना कि हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल। अब जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड एंगल होता है उतनी ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। या लिख लूँ, उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब जितना ज़्यादा बॉन्डेड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। पहले भी मैं आपको यहाँ तक लेके जाने वाली थी लेकिन हम थोड़ा उलझ गए थे। तो जितना ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपका बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। अभी हमने समझा था कि अनहाइब्रिड में जो आपका बॉन्ड एंगल था कम था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ा। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है।
जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, देखो इसको अभी अभी हमने समझा था ना, sp sp2 एंड sp3, ये मैं यहीं क्लियर करती हूँ। वी नो sp3 हमें पता है कि टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 समथिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री के बराबर होता है। एसपी में जो बॉन्ड एंगल होता है ये हमें पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ये 120 डिग्री होता है। एंड जो एसपी में होता है बॉन्ड एंगल, ये होता है आपका लीनियर 180 डिग्री, ठीक। और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, दोस्त कॉल्ड ड्रैगो मॉलिक्यूल, जिसको हम अपने हाइब्रिडाइजेशन के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है 90 या उससे कम होता है, वैसे 90 होता है, 90 या उसके आसपास होता है। तो यहाँ देखो ये जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका बॉन्ड एंगल अनहाइब्रिड से ज़्यादा होता है। मेरे कहने का बस इतना मतलब है, ठीक है, इसको आप अलग रखना, ठीक है। मैं इसको ना फिर मिटा ही दे रही हूँ, पता चला इसमें कंफ्यूज हो कि हाँ कि मैम sp3 में हमें ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, sp में कम दिख रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसी मिस्टेक मत करना। बस ये मेरा समझाने का मतलब है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, जिसको हम ड्रैगो मॉलिक्यूल कहते हैं, उनसे ज़्यादा होता है। बस इतनी बात है हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल में, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब दूसरी बात जो हम कहने वाले हैं, इतनी बात समझ आई। दूसरी बात है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। वही उतारी, कुछ और नहीं कर रही। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब कैसे कि मैम आप कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, कैसे? मैंने कहा देखो यहाँ तुम्हें बॉन्ड एंगल ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ इसका ज़रा एस कैरेक्टर देखो। तो यहाँ एस कैरेक्टर होता है मैम कहीं ना कहीं 50%, आधा पी का आधा एस का। तो यहाँ एस कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर कहीं ना कहीं 50%। मैंने कहा यहाँ कितना एस कैरेक्टर होता है बताओ। तो मैम यहाँ कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि 33.3% होता है। ये मैंने निकाला कैसे, कोई डाउट? 3 चीज़ हैं, 3/2, एक एस 2 पी एंड बाई टू 1 सेकेंड 100 का 100 टोटल 100 में से कितने ऑर्बिटल है आपके पास? तो ये आएगा 3.3 एंड 333%। सिमिलरली इसका 100 कितने ऑर्बिटल है? 250%। तो ऐसे आपका परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लोगे। sp3 में परसेंटेज एस करेक्टर 4 ऑर्बिटल है, तो मैम इस 25%, तो ये 25% होता है। तो भैया एक चीज नोट करो, मोर द बॉन्ड एंगल isn't it more the bond order और परसेंटेज एस करेक्टर, कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल है उतना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है। तो इससे याद रखना ही मैंने समझाने के लिए और लिख दिया कि परसेंटेज एस करेक्टर, sp में ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है, sp3 में सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर होता है।
तो परसेंटेज एस कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसमें एक और चीज़ कर लो कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उतनी कम बॉन्ड लेंथ होती है। वो मैं मिटा दे रही हूँ। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी जहाँ तक है। उसका याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल का पता चला उल्टी उल्टी बात हो जाए। बस हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल में इतना रिलेशन है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, बस। और कुछ नहीं कि sp में कितना, sp3 में कितना, कि मैम sp में ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, ऐसा मतलब नहीं। बस हाइब्रिड और अनहाइब्रिड से मतलब है बॉन्ड एंगल का। आई होप कि क्लियर तो हो गया होगा। कंफ्यूज मत हो ना, बस कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत होनी है। ठीक है, इसी में लिखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये पूरा आप एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यह आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। जब हम ड्रैगो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे या हम कुछ और पढ़ेंगे तो उसमें हेल्प होता है। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी होती है आपकी न्यू, जैसे हम इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा वगैरह या स्पेक्ट्रा वगैरह में पढ़ते हैं, तो एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के, और ये सब चीज़ें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बॉन्ड लेंथ। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन पे वापस आएंगे। 1 2 3। ठीक है, आज हम इसकी एक बार जो है ज्योमेट्री वगैरह और देख लेते हैं कि अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए उनकी ज्योमेट्री क्या होंगी। देखो, जैसे हमारे ट्रांजिशन मेटल में हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का वो निकालते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ हम एक चीज़ कहते हैं स्टेरिक नंबर। ये जस्ट एक नंबर ही है कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह, कोई ऐसी बहुत बड़ी वो नहीं है। स्टेरिक नंबर, देन हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर लिख दें, ऑर्बिटल्स लिख दें, ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप, ज्योमेट्री, जियोमेट्री याद रखना है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो आपके यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर स्टार्ट होगा 2 से, ऑफकोर्स 1 से नहीं होगा। 1 है तो मतलब उसका बॉन्डिंग ही नहीं की है उसने किसी से, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्डिंग कहीं ना कहीं स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट होगी। 2 पे कौन सा ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 पे मैम पहले लिख लो 2 3 4 5। 2 मतलब 2 ऑर्बिटल मीन्स एस पी। एस पी बोले तो अच्छा, इसको इसको ना रुको एक मिनट, इसका हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिख ले रहे हैं, यहाँ हम ऑर्बिटल्स लिख ले रहे हैं। ठीक है, एस पी जब स्टेरिक नंबर 2 होगा तब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी, एस ऑर्बिटल प्लस पी जेड। जब 3 होगी तो यहाँ आपकी होती है एस पी 2, एस ऑर्बिटल प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। जब एस पी है तो आपकी शेप होती है लीनियर। जब एस पी 2 है हमारी हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर।
जब हमारी 4 है स्टेरिक नंबर, तो यहाँ दो चीज़ आती है कि मैम एक तो हमें देखने को मिलता है sp3 और एक हमें देखने को मिलता है dsp2। देखो यहाँ हम जनरल की बात कर रहे हैं, आगे ऐसे नहीं, क्योंकि एक sp2d भी होता है तो उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। sp3 में होता है मैम s प्लस px प्लस py प्लस pz। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, TD टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। DSP2 में एक बात ध्यान रखना, जो आपकी DSP2 पहले लिख लो, स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर बनती ही तब है जब उसमें से z एक्सिस वाली ऑर्बिटल निकल जाती है। तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर में pz dz ये सब नहीं आता। तो सिंपल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस s ऑर्बिटल प्लस px प्लस py। dx स्क्वायर dy स्क्वायर ये हम अपनी पहले लेक्चर में ही कंप्लीट कर चुके हैं, कोई दिक्कत हो तो आप इसको देख लेना दोबारा। नेक्स्ट हमारा आता है, एक होता है कि DSP3 एंड एक और होता है sp2 DSP3। अच्छा यहाँ तक नोट करो, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है, जल्दी से नोट करो, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। sp3d होता है, गलत लिख दिया, sp3d। अब इसमें भी दो हम डिवाइड करेंगे, s ऑर्बिटल प्लस तीनों p ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिख दूँ 3p, px py pz, इसको हम लिख सकते हैं 3p, कोई या पूरा ही लिख लो, चलो आगे लिख लेंगे px प्लस py प्लस pz। सो p3 हो गया ना ये। अब d के ऐसा d के बेस पे यहाँ दो ज्योमेट्री बन जाती है, तो एक नीचे पहले ऐसे ही लिख लो s px प्लस py प्लस pz। अब जिसमें dz स्क्वायर है वो तो होता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। और जिसमें dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब dz स्क्वायर नहीं है, वो आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। जहां भी स्क्वायर वर्ड आ जाए वहां dz स्क्वायर, एक मतलब लिख के रख लो, वहां dz pz कुछ भी नहीं होगा, आपको z तो लेना ही नहीं है, z निकल के ही वहां बनना है। अब ये मत कहना मैम ये pz ले लिया, तो pz ऐसे नहीं लिया, वहाँ तीनों ही p ऑर्बिटल है, इस वजह से हमने उसे लिया। लेकिन आप कहो ना ये करना हो कि dx लोगे या dz लोगे, तो dz लेना ही नहीं है स्क्वायर वाले को, उसे xy वाले चाहिए। तो दिस इज अबाउट स्टेरिक नंबर 5। इसको जल्दी से नोट करो, हम 6 7 8 तक देखेंगे अपना, ठीक है। 1 2 मिटा दें, ठीक है मिटा दो। देखो इनकी एक बार ना हम उसको भी देख लेंगे कि इनकी शेप कैसे कैसे होती है, या फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें साथ ही साथ देख लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 5 तक हमने कर लिया, तो स्टेरिक नंबर 6 में भी आपके दो होते हैं,
D2sp3 ओए होए, और एक होता है D5s। ठीक है, एक है D2sp3। सुना है कभी D2sp3? मैम ने करा दिया, सही है। हमेशा sp3d जो 6 में होता है, ये हमेशा डिफाइन होता है, एस से स्टार्ट होगा, sp3d2। D2sp3 भी होते हैं, बट वो आपके केस कहाँ जाता है, वो जाता है इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल में। गलत नहीं है, लेकिन वो हमने कहा ना हम जनरल पढ़ रहे हैं, वो आपके इनर आउटर और आगे चला जाएगा, तो उसमें हम नहीं घुसेंगे। सिंपली हम लिख दे रहे हैं जनरल वे में sp3d2। ठीक है, तो इसमें आपका होगा s ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल, प्लस dz² प्लस dx² y²। एक चीज नोट करना, जहां भी 2 ऑर्बिटल लिखने हो, या उसको हम आगे करेंगे, रहने दो। और ये D5s में आएगा 5 d ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल होती है ना आपकी, प्लस s ऑर्बिटल। ठीक है, ये 5 लिखो नहीं लिखो, लेकिन ऑल ओवर d ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। sp3d2 का आपका ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और D5s की ये होती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। सही। अब आपका स्टेरिक नंबर आता है 7। अच्छा, अब इसकी जल्दी से मुझे बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, यू हैव 5 सेकेंड्स। 1 2 3। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखो। 6 कितना था, sp3। तो देखो ये होते हैं आपके अलग से केस, लेकिन नॉर्मल आपका आपने देखा ना sp sp2 sp3 sp3d। तो ऐसे ही यहाँ अगर 6 पे sp3d2 है, तो 7 पे होगा sp3d3। इसको बांटो, एक s ऑर्बिटल प्लस तीनों p ऑर्बिटल, py pz प्लस dxy प्लस dz² प्लस dx² y²। इसकी शेप होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पिरामिडल। ठीक, एक आपका लास्ट आएगा 8। 8 में सिंपल sp3d4, sp3d4। ठीक, अब यहाँ लिखो, यहाँ भी आपकी 2 शेप होंगी जो डी के बेस पर क्लासिफाई करी जाएंगी। इसको अब हम 3 पे लिख रहे हैं, या लिख लो py pz प्लस डी में कौन कौन सी आएंगी, dxy प्लस dyz प्लस dzx। यहाँ तक दोनों में कॉमन रहेगा, तो यही सेम नीचे भी उतार लो, s ऑर्बिटल प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dxy प्लस dyz प्लस dzx अब प्लस। तो जिसमें एक dz² ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, कौन सी प्रेजेंट होगी, dz², दैट इज कॉल्ड डोडेकाहेड्रल, डोडेकाहेड्रल। भाई यहाँ तो आ भी नहीं रही है,
यहाँ से लिख लो, डो डेका हेड्रल ज्योमेट्री। अब जिसमें डी जेड स्क्वायर ना है, मैंने कहा ना, अब बताओ डी जेड स्क्वायर नहीं आ रहा तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? तो मैम कहीं ना कहीं वो स्क्वायर प्लेनर से रिलेटेड हो, वो स्क्वायर से रिलेटेड होगी, प्लेनर तो नहीं कह सकते हम, बट स्क्वायर जरूर आ रहा होगा उसमें। तो जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक। Is it clear to all? आई होप सो कि यहाँ तक की सारी ऑर्बिटल्स क्लियर हो गई होंगी। अब इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ हम पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। पहले तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और सेकेंडली ये जितने भी हमने हाइब्रिडाइजेशन बताए हैं इन सब की हम शेप देखेंगे एंड ज्योमेट्री देखेंगे। अब इसी में हमारा कम से कम 3-4 लेक्चर तो चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद जो हमने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में बताया था कि ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद कि ड्रैगो मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में भी ड्रैगो मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, मतलब एक हाई लेवल पे आपको ड्रैगो मॉलिक्यूल मालूम होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग अबाउट आवर हाइब्रिडाइजेशन। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, and we will meet in our next video. Till then, take care and bye bye.